यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और आप जानते हैं कि मैं अपने प्रोग्राम में सेवरल टॉपिक्स पर बात करती हूँ। आज हमारे प्रोग्राम में एक बहुत वेल नोन रिनाउंड पर्सनालिटी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, संजीव मलिक जी। और संजीव मलिक जी के बारे में मैं आपको ये बताते चलूं कि संजीव मलिक जी इज ए लाइफ कोच, और ये माइंड पावर, माइंड साइंसेस, ब्रेन साइंसेस के एक्सपर्ट हैं, एनएलपी सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, मोटिवेशनल स्पीकर। और ये वेरियस टॉपिक्स पर बात करते हैं, जिसमें कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, जिसमें सेल्फ हाइप्नोसिस है, मेडिटेशन, पेरेंटिंग एंड टीनेज इश्यूज के साथ साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड फ्यूचर के बारे में भी। तो सबसे पहले तो हम क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम संजीव मलिक जी हमें ज्वाइन करें, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो संजीव मलिक जी, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। संजीव मलिक जी, आपसे बात का स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि पहला तो मेरा सवाल यही होगा कि व्हाट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्योंकि जो आजकल बहुत ज्यादा बात की जाती है वो ये है कि अब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, और ये एक कोलेक्टिव स्पिरिचुअलिज्म है, और एक ऐसा टाइम आने वाला है कि कोलेक्टिवली सबकी ही जो वाइब्रेशंस हैं वो हाई हो जाएंगी। ये जो एक इसको हम क्या कहें कि सिर्फ कॉन्सेप्ट है या ये रियलिटी है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कॉन्शियसनेस का लेवल होता क्या है। हमारी कॉन्शियसनेस जो है, चेतना, वो अलग-अलग दौर से गुजरती है। एक वो दौर भी था जब हम सब एक एनिमल जैसा जीवन जी रहे थे। उसके बाद वो एक केव मानव जिसे बोलते हैं, गुफा मानव, वो भी उसकी भी कंसेप्ट आया जब केवल अपने जीवन के लिए स्ट्रगल हुआ करता था। उसके बाद थोड़ा-सा और संस्कृति, समाज जो है आगे बढ़ा है, तो वहाँ से एक कांसेप्ट जो आया जहाँ पर अब हम अपने आप को एक हद तक पहचानने लगे हैं। मेरा अपना एक लेवल है, आपका अपना एक लेवल है। हर इंसान अपने आप को का एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक सेल्फ एस्टीम है, जहाँ तक हम ऊपर उठ पाए हैं। इसके आगे भी अभी बहुत सारी यात्रा पेंडिंग है। जैसे अभी भी ज़्यादातर इंसान जो है, वो मन में जी रहे हैं। मतलब उन्हें इसीलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का मतलब ये है कि जो मन से जी रहा है, जिसके अंदर इमोशंस हैं, जिसके अंदर भावनाएँ हैं। लेकिन अभी भी वो इमोशंस में ज़्यादातर लोग अटके हुए हैं, भाव में अटके हुए हैं। हमें लगता है कि शायद यही लेवल आखिरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी लेवल है, जहाँ ज्ञान का लेवल आता है, जहाँ समझ का लेवल आता है, जहाँ हमारी कॉन्शियसनेस 5th लेवल पर एक्सपेंड होती है। तो ये चेतना के जो अलग-अलग लेवल मैंने बताए हैं, पहला लेवल केवल सर्वाइवल के लिए जीना, दूसरा लेवल जहाँ पर आप संतान पैदा करते हैं और अपने अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। तीसरा लेवल जहाँ आपके आपके अंदर आत्मसम्मान का भाव आता है। चौथा लेवल जहाँ पर आप मन में लेकर इमोशंस में जीते हैं, और पांचवा लेवल जहाँ पर आप ज्ञान में जीते हैं। छठा लेवल जहाँ पर आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस के साथ एक रूप होने के लिए आगे बढ़ जाती है, और सातवां लेवल होता है आप उसके साथ एक रूप हो जाते हो। तो ये 7 लेवल होते हैं। हमारी चेतना अभी 3rd लेवल से 5th लेवल की तरफ प्रोसीड कर रही है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअली बहुत थोड़े से लोग हैं जिनकी कॉन्शियसनेस 3rd लेवल से क्रॉस करके ऊपर गई है। लेकिन ऐसे लोग हैं, इसकी वजह से ही पूरी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने का एक प्रयास किया जा रहा है। ये जो साल है 2025 का, यहाँ पर एक ऐसी, जैसे मतलब अगर 2 और 5 को जोड़ते हैं तो 7 अंक आता है। 7 अंक जो है, ये केतु का परिचायक है। केतु उसके कंट्रोलर हैं। तो केतु का मतलब होता है कि जहाँ स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छे से ग्लो करती है, ग्रो करती है। तो ये जो समय है, ये बदलाव का समय है। एक तरफ 2025 को जोड़ो तो मार्स का नंबर बनता है, यानी 9 बनता है, और 25 को केवल 2 और 5 को जोड़ो तो 7 बनता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो जो कॉन्शियसनेस का लेवल है, वो काफी हद तक एडवांस होगा। एट द सेम टाइम बहुत सारे पुराने बैरियर्स टूटेंगे, बहुत सारी डिजास्टर्स भी दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारा ऐसा कुछ भी दिखाई पड़ेगा, जैसे दुनिया में बहुत कोहराम मचेगा, बहुत तकलीफें भी आएंगी। बट एट द सेम टाइम कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत तेजी से ग्रो करेगा, यानी कि लोग मेडिटेशन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे, और बहुत अच्छे लेवल पर चेतना ग्रो करेगी। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का लेवल का मतलब ये है 3D टू 5D लेवल में ट्रांजिशन होना। अच्छा संजीव जी, ये जो अभी आपने बात की कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस 3D से 5D में,
उसको कन्वर्ट होना। इसी के साथ क्या चक्रास भी जुड़े हुए हैं? क्योंकि वो भी तो कहते हैं ना कि 7-8 चक्रास की जो बात की जाती है, यस, तो हम अभी यस। तीसरे चक्रा पे हैं, ज़रा उसको भी प्लीज़ चक्रास को भी अगर आप इलैबोरेट करना चाहें। सेम, सेम, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सेम लेवल है। पहला चक्र रूट चक्र जो है, वो हमारे चेतना का सबसे लोएस्ट स्तर होता है, जहाँ पर हम लोग केवल अपने सर्वाइवल के लिए जीते हैं। दूसरा जो लेवल होता है, वो स्वाधिष्ठान चक्र, जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सही उसको एक्टिवेट ना करे, तो उसके अंदर केवल सेक्सुअल थॉट्स और अपनी कार्नल डिज़ायर्स ही रह जाती हैं। अगर उसे एक्टिवेट कर ले, तो वो उसकी जो ऊर्जा है ऊपर उठकर, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठकर उसकी चेतना को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर देती है। और थर्ड लेवल पर जब हम पहुंचते हैं, यानी मणिपुर चक्र जिसे बोलते हैं, मणिपुर चक्र पर जब कॉन्शियसनेस हमारी पहुंचती है, तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान का भाव पैदा होने लगता है। मैंने बहुत विस्तार से इसको एक्सप्लेन किया है। आप लोग जो लोग हिंदी में जानते हैं, चक्र ध्यान योग के नाम से हमारी बुक पब्लिश्ड है, लोग पढ़ना चाहें इसे पढ़ सकते हैं, अमेजोन पर अवेलेबल है। उसमें यानी अलग अलग लेवल बताए हैं। तो जो थर्ड लेवल है उसमें आती है हमारी, थर्ड लेवल पर हमारी आत्मसम्मान का भाव आता है। फोर्थ लेवल पर जो जो चौथा चक्र है, अनाहत चक्र जिसे कहते हैं, अनाहत चक्र में यहाँ पर आता है हमारा इमोशंस, हमारे भाव, हमारे अंदर सेवा भाव, हमारे अंदर मनुष्यता का भाव, इमोशंस को समझने की पावर। और पांचवा जो चक्र है जिसे हम थॉट चक्र कहते हैं, विशुद्धि चक्र कहते हैं, यहाँ पर आती है हमारा ज्ञान का चक्र। तो यहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, यहाँ पर हमारा ज्ञान आता है। छठा जो चक्र है जिसे हम थर्ड आई या आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहाँ पर हमारी चेतना जो है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मिलने लगती है, उससे कनेक्ट होने लगती है, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। यहाँ से तरह तरह की विजन्स आती हैं, यहाँ से फ्यूचर्स को देखा जा सकता है, यहाँ से टेलीपैथी और हिप्नोसिस जैसी जितनी भी चीजें हैं वो इसी थर्ड आई से काम करती हैं। इसके बाद चेतना का जो हाईएस्ट लेवल है वो है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र पर जाकर हमारी चेतना जो है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी परमात्मा के साथ एक रूप हो जाती है, मिल जाती है। तो ये अलग अलग 7 आयाम है, 7 डायमेंशन है हमारे चक्रों के। कोई भी व्यक्ति, पतंजलि योग सूत्र में जैसे इनके बारे में बताया गया है, कोई भी व्यक्ति इनके बारे में विस्तार से अपनी चेतना को नीचे से ऊपर उठाने का प्रयास कर सकता है, करना चाहिए। और अगर नहीं करता तो ये एक तरीके से उसकी गिरावट है, क्योंकि अगर वो जिस लेवल पर इस संसार में पैदा हुआ, अगर उसी लेवल पर या उससे भी डाउनग्रेड होकर संसार से जाता है, तो उसे हम अधोगति कहते हैं, यानी कि वो व्यक्ति अगली बार इंसान बनने के भी काबिल नहीं होगा। तो वो इस तरीके से यूनिवर्स का एक रूल है कि हमें हमेशा ऊपर की ओर तरक्की करनी चाहिए, ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। संजीव जी, ये जो अभी आपने बात की इसमें 2 सवाल निकल रहे हैं। पहला इसके अंदर सवाल ये है कि ये जो हम डायमेंशंस बोलते हैं, क्या ये भी चक्रास से ही रिलेटेड है? कोई इसी तरह का सिस्टम हम कहते हैं ना, जैसे कि इंसान 3D डायमेंशन में है, अभी हम 3D डायमेंशन में हैं। अगर टाइम को भी हम साथ मिला रहे हैं तो 4D तक पहुँचते हैं। ये कुछ इस बारे में अगर आप एलाबोरेट करना चाहें। यस, यस, ये दोनों बातें सिमिलर हैं। जो चक्रों के लेवल पर कहने का मतलब ही यही है। जैसे हमारे अंदर चक्र हैं, वैसे हमारी पूरी अर्थ की कॉन्शियसनेस के भी चक्र हैं। तो आप उसको इस तरीके से कह सकते हैं। एग्जैक्ट हम कहें कि धरती माता, अगर जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं हमारी सनातन फिलॉसफी में, तो माँ का कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक कॉन्शियसनेस है, वो भी एक चैतन्य शक्ति है। वो खाली एक मिट्टी से बनी हुई एक पृथ्वी जिसको हम कह रहे हैं, केवल वो नहीं है, बल्कि उसमें एक कॉन्शियसनेस मौजूद है। तो पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हम पृथ्वी माँ का रूप देते हैं। इसीलिए उस हमारी जो ये दोनों बातें आपस में कनेक्ट करती हैं। तो एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और एक हम सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे हम धरती माता बोलते हैं, तो उन दोनों का बिल्कुल आपस में बहुत गहरा संबंध है। हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ग्रो कर सकती है, लेकिन सबका जो एवरेज आउट होता है, उस एवरेज आउट को हम करके बोलते हैं, तो वो होती हमारी इस पृथ्वी की कॉन्शियसनेस बन जाती है। का कार्मा ही जो है वो आपको आगे लेकर जाता है, आपका अच्छा या बुरा होना आपके कार्मा के साथ जुड़ा हुआ है। देखो, कर्मा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर है इस पूरी अर्थ पे। अगर कुछ कहें तो एक एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ जिससे कोई भी नहीं बचा हुआ, कोई भी नहीं, किसी के भी लिमिट से बाहर नहीं है ये। तो कर्म का सिद्धांत जो है वो सबके लिए अटूट सिद्धांत है। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। मैंने अब तक लगभग 6,000 से ज़्यादा लोगों के पास्ट लाइफ किए हैं। और इसमें हम लोग जब कनेक्ट करते हैं लोगों के पास से, तो सारा खेल कर्मों के हिसाब से आता है। कोई भी व्यक्ति आज किसी भी वजह से दुखी है, सुखी है, परेशान है, वो सीधा सीधा सवाल कर सकता है यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों। तो जैसे ही वो सवाल करता है मेरे साथ ऐसा क्यों,
उसका जवाब जो है कहीं ना कहीं उसके कर्मों से जुड़ा होता है। बेशक वो सवाल कर सकता है कि भाई मेरे साथ अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सवाल कर सकता है, मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, जन्म लेते ही मेरे साथ बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई थी, क्यों मुझे इस सर्टन टाइप की एजुकेशन मिली, मेरे सपने पूरे नहीं हुए, क्यों मेरा जन्म एक झुग्गी झोपड़ी में हुआ, या मेरे को जीवन में इतना ज्यादा स्ट्रगल झेलना पड़ा, क्या मुझे लाइफ पार्टनर इतना चीट करने वाला मिला, क्यों मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे हमेशा नीचे की तरफ धकेला। किसी भी व्यक्ति का ये सवाल हो सकता है, और जैसे सवाल उठता है वैसे ही जवाब भी आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस सब का जवाब हमारे कहीं ना कहीं कर्मों में छुपा है। बेशक बहुत सारी फिलोसफीज ऐसी हैं जो इसे मानती नहीं है, लाइक क्रिश्चियनिटी में इसे बिल्कुल नहीं माना जाता, इस्लाम में इसे बिल्कुल नहीं माना जाता। पर अगर वो लोग, उनसे पूछा जाए कि आखिर अगर ऐसा नहीं है, कर्म का सिद्धांत नहीं है और केवल एक ही जन्म होता है, तो कोई भी व्यक्ति जन्म से गरीब या अमीर या बुरा या अच्छा या फिर इस फिजिकली फिट या अनफिट क्यों पैदा होता है, इसके बारे में कोई किसी का कोई तरीका उनके पास बताने का नहीं है। तो इसका बेस जो है वो यही है कि अगर हम समझ पाए तो इस सब के पीछे है हमारे कर्म। क्योंकि सनातन धर्म इस बात में बहुत ज्यादा बिलीव करता है कि आज हमारा जीवन केवल इतना सा नहीं है जितना इस अभी हम जी रहे हैं, इससे पहले भी हम इस जीवन को बहुत बार जी चुके हैं। तो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो कभी भी, मतलब ये चेतना कभी मरती नहीं है, ना जियते मृत्य वा कदाचन, ना भूये भूतवा ना वा ना हुआ। हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी में, अर्थात ये चेतना कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमेशा एक जन्म से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। राइट। तो इसी प्रकार से हमारी चेतना भी पहले जो कर्म करके हम आए हैं उनके कारण इस जीवन की कुछ बातें डिसाइड हो जाती हैं, सारा कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछले कर्मों के कारण ये पूरा का पूरा जीवन हमारा पूरी तरह से पिछले जीवन के कंट्रोल में नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा समझ सकते हैं कि लगभग 50% चीजें पिछले जीवन के कंट्रोल में है, और लगभग 50% से या उससे भी ज्यादा चीजें जो हम बदल सकते हैं इस जीवन में। कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ लेकिन वो गरीब मरेगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इस तरह से ये कर्म का सिद्धांत काम करता है। मतलब जो हमने संसार को दिया, जो हमने दूसरों को दिया, अगर हिंसा दी तो हिंसा मिलेगी, दुख दिया तो दुख मिलेगा, पीड़ा दी तो पीड़ा मिलेगी, प्यार दिया तो प्यार मिलेगा। अगर सत्कार दिया, आदर दिया, खुशियां दी हैं, तो अब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां होंगी। फिर लोग ये जब सवाल करते हैं कि मेरे जीवन में दुख क्यों, पीड़ा क्यों, इसको एक्सप्लेन करने का कर्मा के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। तो मेरा इसमें फर्म बिलीव है। बाकी इसको और बहुत सारे सिद्धांतों के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये जी, कर्म का सिद्धांत मेरा जी सभी को पता जी, होना चाहिए। जी, संजीव जी, ये बल्कि आप मैं सुन रही थी एक जगह ये बात कर रहे थे कि जैसे एक जापानीज़ राइटर हैं जिन्होंने एक खुदकुशी के जो करीब है वो पहुँच गए। तो इससे ये जो बात निकलती है कि इज़ लाइफ़ मीनिंगलेस, यानी अगर आप ये सोचें कि आपने बार-बार आना है और एक ही तरह, कहते हैं ना कि एक लूप में, अब तो साइंस ये कहती है, मतलब साइंस से मुराद ऐसी बहुत सारी थ्योरीज़, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो जिस पे पहले बात नहीं होती थी, अब बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम कहते हैं पैरेलल वर्ल्ड्स हैं, जैसे कि साइंटिस्ट अब बात करते हैं कि जो पैरेलल वर्ल्ड्स हैं वहाँ पे हर जगह पर जो है आप मौजूद हैं, और इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो बात है कि क्या अगर ये एक लूप है और इसमें आपने बार-बार आना है और एक ही जो है वो आपकी सिस्टम चल रहा है, लाइफ चल रही है, तो क्या ये जो लाइफ है वो मीनिंगलेस हो जाती है या मीनिंगफुल हो जाती है? लाइफ में बार बार आना है। आप सोचिए एक बच्चे को क्लास में हम क्या करने के लिए भेजते हैं, जाहिर सी बात है कुछ सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए। राइट। एक बच्चे को क्लास में भेजा जाता है, छोटे बच्चे से शुरू करते हैं, एक बार किंडरगार्टन या फिर उससे ऊपर के लेवल पर। कोई बच्चा अभी एबीसी सीख रहा है, थोड़ा वो बड़ा होता है सेंटेंस सीखता है, कुछ और इंग्लिश या हिंदी या डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं सीखता है, या अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी या साइंस सीखता है। उसको कुछ पढ़ने के लिए भेजा जाता है ना। अगर वो लर्निंग लेकर पास होकर उस सब्जेक्ट को क्लियर कर देता है, उसका एग्जाम क्लियर कर देता है, तो डेफिनेटली उसका मतलब वो चीज सीख गया। फिर हम उसको सर्टेन डिग्री देके उसको पास करके वो वहां से आगे निकल लेता है। फिर उसी स्कूल में सदा तो नहीं पढ़े रहता ना वो, उसी कॉलेज में वो सदा नहीं पढ़े रहता। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारी चेतना को कुछ लर्निंग के लिए भेजा जाता है। अब ये इंसान यहाँ पर एक लर्निंग लेने के लिए आया है, तो एक सर्टेन वे में इस अपने जीवन को जी रहे हैं। आपके जीवन की अपनी लर्निंग है, मेरे जीवन की अपनी लर्निंग है। तो मुझे जो चैलेंजेस दिए गए हैं, मैं उन चैलेंजेस को अगर ठीक से कंप्लीट करता हूँ और अपने आप को ग्रो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति, जैसे मैंने उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ, अब ये उसके लिए चैलेंज है कि तुम गरीबी में पैदा हुए हो, लेकिन तुम गरीबी में जीवन नहीं बिताओगे और धीरे धीरे ग्रो करके एक दिन अपने आप को
अमीर बनने के लेवल पर लेकर जाओगे, तो ये तुम्हारा एक चैलेंज है। अगर ये बच्चा, ये व्यक्ति इस चीज में पास हो जाता है, मतलब डेफिनेटली वो इस चैलेंज को ओवरकम कर लेता है, तो इसके लिए ये क्लास पास हो गई समझो। अब ये दोबारा से गरीब नहीं बनेगा अनटिल अनलेस ये अपनी उस बेवकूफी से ऊपर ना उठे तो। राइट। इस तरीके से हर एक के जीवन की एक लर्निंग है। अगर उस लर्निंग को ले लेता है तो उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल ऊंचा उठ जाता है। तो बार बार क्यों आएगा वहां पर? बार बार तब आता है जब तक वो सीखता नहीं है। अगर वो लर्निंग ठीक से ले लेता है तो उसे दोबारा आने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने मोक्ष के बारे में इतनी चर्चा करी। हमारे सभी सदग्रंथों में, सभी उपनिषदों में, पुराणों में, सब जगह पर चर्चा होती है इस बात की कि इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर भी निकला जा सकता है। तुम यहाँ केवल मरने के लिए नहीं आए हो। जो मैंने चर्चा करी थी उस समय में, जापान में बहुत से लोग ऐसा फील करते हैं कि जीवन एक मीनिंगलेस लूप है। तो वहां पर क्योंकि इतना ज्यादा वो अपने आप को टाइड अप कर लेते हैं, जो जीवन के सत्य से परिचित नहीं है, सच्चाई से परिचित नहीं है, तो वो केवल अपने आप को एक सुबह से शाम तक, मतलब जो जीवन जीते हैं वो एक लूप में बंधा हुआ जीवन जीते हैं। तो वोम टू टोम उनकी जर्नी चलती ही रहती है सदा। ऐसा लगता है कि हम फंसे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जीवन को ब्लिसफुल बोला गया है कि जीवन एक आनंद है, परम आनंद है। तो इस आनंद को, इसका मतलब जिसने, जब अगर आनंद है तो व्यक्ति दुखी कैसे हो सकता है? तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वहां पर कि कोई व्यक्ति अगर सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है, दुख की तरफ बढ़ रहा है, उसको जीवन मीनिंगलेस लग रहा है, इसका मतलब यह है कि उसने जीवन के सही रहस्य को नहीं समझा। तो इसके लिए ही गुरु की शरण में जाया जाता है कि जाओ किसी गुरु की शरण में और अपने आप को तलाशो। क्योंकि जब तक तुम उस बात को नहीं जानोगे तब तक तुम हमेशा दूसरों पर दोषी मरते रहोगे कि ये जीवन ऐसा क्यों है। जीवन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मीनिंगफुल है। अगर पशु पक्षियों से पूछ के देखो तो जीवन कितना खूबसूरत है। एक पक्षी भी अपने जीवन को कितनी खूबसूरती से, मजे से जीता है। एक पैरेट जो है, एक पीकॉक जो है, कितनी खुशी से जी रहा है। उसके मुकाबले में हम कितनी कितनी टेंशन में जी रहे हैं। इसका मतलब है कोई ऐसा सीक्रेट है जो उसे पता है जो हमें नहीं पता। तो हमें लर्न करने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है। जीवन बिल्कुल भी दुख का रूप नहीं है, जीवन एक आनंद है, जीवन एक खुशी है। अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से जी सके तो उसके लिए इसी जीवन के अंदर ब्लिस है, इसी जीवन में आनंद भी है, होना तो चाहिए। वाह! मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत हुई जो आपने बात की कि एक ब्लिस है, एक ब्लेसिंग है ये जीवन। इसकी वजह ये है कि हम बहुत सारी ऐसी फ़िलॉसफ़ीज़ हैं जैसे कि जब अगर कोई मौलवी बात करता है तो वो ये हमेशा ये कहता है कि ये एक इम्तिहान है, ये एक कड़ा इम्तिहान है, इसमें से निकलना मुश्किल है, ये सज़ा मिलेगी, कोड़े पड़ेंगे, ये होगा, वो होगा, यानी बहुत ज़्यादा खौफ और डर पैदा होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक जो फ़िलॉसफ़ी है वो ये कहती है कि ये तो आनंद है, ये तो मज़ा है, ये तो जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, ये तो एक शांति का नाम है, आप इससे बहुत लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब ये जो आपने अभी बात की कि जो इंसान है, वो जब पैदा होता है तो उसका काम ये नहीं है कि वो उसी के अंदर रहे, बल्कि उससे उसे ऊपर उठना होता है। वो जब यहाँ से चला जाता है मरने के बाद, उसको ये कैसे पता चलता है या वो कैसे इम्प्रूव होके अगली लाइफ में आए? क्योंकि उसके बाद तो यही है ना, एक आम कॉन्सेप्ट लोग तो यही जानते हैं ना कि भाई वो उसके अपने बस की तो बात नहीं है, वो तो बस चला गया तो चला गया, फिर उसका कहाँ क्या काम? इसे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं देखिए, आप सोचिए ना, जैसे मैंने, अगर हम इसको एक एग्जाम की तरह से कहें, तो अगर किसी बच्चे ने प्राइमरी का एग्जाम पास कर लिया तो वो अगली बार सेकेंडरी में आएगा। उसके अगर सेकेंडरी का भी कवर कर लिया तो उसके बाद ग्रेजुएशन में की तरफ जाएगा। राइट। हायर सेकेंडरी जिसको हम कहते हैं, ग्रेजुएशन कहते हैं, जो भी, मतलब वो उसके लेवल पर जाएगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएगा। सभी लोग एक जगह पर हैं जरूर, हम सब, पर क्या सच में सबकी चेतना का लेवल एक जैसा है? बिल्कुल भी नहीं। आप सोच के देखिए, हमारे ही बगल में एक व्यक्ति बिल्कुल गरीब से गरीब और दुखी से दुखी है, और एक व्यक्ति उसी के बगल में बैठा हो, एक ही घर में, एक ही माँ के दो बच्चे हैं, उनमें से एक बहुत आनंद में है और एक बहुत दुखी है। इसका मतलब बेशक साथ होते हुए भी सबकी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले हर एक को अपने आप के लेवल पर ग्रो करना है, अपनी चेतना के लेवल पर ग्रो करना है। जैसे मैंने अभी 7 चक्रों की यात्रा बताई आपको। अब कोई व्यक्ति केवल रूट पर ही जिए जा रहा है, मूलाधार चक्र पर ही जिए जा रहा है, इसका मतलब क्या है? उसको केवल अपने सर्वाइवल का पता है। कोई व्यक्ति थोड़ा सा ऊपर उठा, उसको अब ये पता है कि मुझे बच्चे पैदा करने हैं, मुझे संतान को बढ़ाना है, और सेक्सुअल थॉट्स और ये सब बातें, इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। बात यहाँ खत्म थोड़ी हो जाती है। हम कहेंगे ये तो जानवर भी कर लेते हैं, कुछ इससे भी ऊपर होगा।
फिर इसके बाद मणिपुर चक्र की बात, जैसे मैंने कहा, ये चेतना का एक लेवल ही तो है कि हम थोड़ा सा ऊपर उठे तो हमने समझा कि नहीं नहीं, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है, मान सम्मान भी है, मेरे होने का कुछ अर्थ भी है। जी तो है, पशु भी लेता है, बच्चे भी पैदा कर लेता है, लेकिन उससे भी ऊपर बहुत कुछ है। मेरे अंदर एक सम्मान का भाव है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ लव का भाव है, जो कि इंसान में ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब उससे ऊपर का भी एक लेवल है। फिर उससे भी ऊपर है जहां पर हम न केवल अपने लिए जीते हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए खुशियां बांटना शुरू कर देते हैं कि मैं ही इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे इस देश की भी सेवा करनी है, मुझे इस कम्युनिटी की भी सेवा करनी है, मुझे इस समाज की भी सेवा करनी है, मुझे इस संसार की भी सेवा करनी है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से चेतना का लेवल बढ़ा, कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ा, बढ़ना तो चाहिए। कोई इंसान अपने आप को सीमित ही रखकर मान जाए, बिल्कुल ऐसा ही मान ले कि मैं बस इतना ही घटिया हूं, अगर वो केवल अपने सर्वाइवल पर ही जिए जा रहा है, उससे जीवन का फुल मीनिंग कभी समझ में नहीं आएगा। तो इंसान को ये चाहिए कि कोशिश करे, अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करे। व्हाई नॉट, जरूर होना ठीक। चाहिए प्रयास जीवन भर के अंदर, है ना? राइट। लेकिन जी जी, मेरा ये भी उसके अंदर सवाल था कि क्या मरने के बाद इंसान के पास ये चॉइस होती है कि उसने कहाँ पर जाना है, कहाँ पर पैदा होना है, कैसी ज़िंदगी उसको चाहिए? क्या उसके पास ये नॉलेज कह लें, इन्फॉर्मेशन कह लें, ये एहसास या ये चॉइस होती है? देखो, जो भी चॉइस है वो जीते जी है। जीते जी अच्छा, आप चुन सकते हैं कि आप क्या, किस तरफ जाना चाह रहे हैं। अब अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति आज जीवन में मैं हो सकता है दुखी है, अपने रिश्तों से वो दुखी है, या फिजिकली वो दुखी है। तो अब अपने जीवन में वो इच्छा पैदा करता है, काश मैं अगली बार बिल्कुल स्वस्थ होकर पैदा होता, काश मैं अगली बार अमीर पैदा होता, काश मेरे रिश्ते अच्छे होते। इस भाव से ये अफर्मेशन अपने मन में डालता है। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉ दुनिया में काम करता है, जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। यानी कि जो व्यक्ति जिस चीज के बारे में सोचेगा, जिस चीज को पाने की इच्छा करेगा, आज नहीं तो कल वो उसे पा ही लेगा। ये है अट्रैक्शन का, आकर्षण का सिद्धांत। मतलब उसका जीवन उसी दिशा में जाना शुरू कर देगा। राइट। तो इस बेसिस पे वो अपना जीवन चुनता है, वो अपना फ्यूचर भी चुनता है। एक व्यक्ति गरीब है और उसको गरीबी में ही जीना पसंद है, तो वो कभी भी अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन एक व्यक्ति अपने आप को बदलने का प्रयास करता है, वो बेटर होता चला जाता है, तो अपने इसी जीवन में भी वो तरक्की करके आगे निकल जाता है। और एट द सेम टाइम वो अपने अगले जीवन की रूपरेखा भी खींच देता है कि मैं इससे अगली बार इससे भी बेटर होकर आऊंगा। डेफिनेटली मैंने इतने लोगों के पास्ट लाइफ देखे हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन के अंत में जो भी उन्होंने धारणा की होती है, वो अगले जीवन में उसी धारणा के हिसाब से अपना जीवन लेकर पैदा होते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं अपने किसी कंसेप्ट को लेकर बता रहा हूँ। मतलब आपने शायद अंबानी जी के बारे में तो सभी लोग सुनते हैं, मुकेश अंबानी जी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये सदा से अमीर नहीं थे। मतलब इस जीवन में तो सभी ने इनको देखा है कि ये चांदी का चम्मच लेकर पैदा हो, ऐसा लगता है सभी को। धीरू भाई अंबानी के घर पैदा होना ही एक बड़ी बड़ी बात है। पर ऐसा क्यों? अगर कोई सवाल करे कि वाई ही सो लकी टू बी बोर्न इन विद अ सिल्वर स्पून, क्यों? पर ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई बाई चांस ऐसा हो जाता होगा, नहीं, बाई चांस नहीं होता। मैंने देखा इनके पास्ट लाइफ में, एक जन्म में, अब से लगभग 10 जन्म पहले, इनके 10 जन्म पहले ये बहुत गरीब हुआ करते थे। इतने गरीब थे कि इनके पास कुछ भी नहीं था। मतलब एक खाना खाने के लिए, रोटी खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो उस जीवन में मैंने देखा, इन्होंने एक बार खेत के में अनाज चुन लेने के बाद, जब किसान अनाज चुन लेता है तो कुछ अनाज के दाने नीचे गिरे रहते हैं। उस दानों को ये उनसे प्रार्थना करके चुन लिया करते थे कि मैं दाने चुन सकता हूँ, तो चुन के वो कुछ दाने इन्होंने पूरा दिन लगाया चुने, और उससे कुछ रोटी बनाई, उस आटा बना, उससे उसे रोटी बनाई। जब ये रोटी खाने जा रहे थे, तो वहां पर एक भिखारी आ गया। भिखारी आकर रोटी मांग रहा है कि मुझे कुछ दे दो। और वो उसकी हालत इतनी खराब थी, ये खुद इतने भूखे थे, 3 दिन से भूखे थे, बड़ी मुश्किल से इनके लिए वो 3 रोटी इन्होंने बनाई। लेकिन कल्याणकारी भाव मन में इतना कि मुझ मेरी भूख से पहले इसकी भूख है, क्योंकि ये कोड़ी भी है, उसके शरीर में भी बीमारी लगी है। उसने कहा मुझे, मैं तो फिर भी कमा लूंगा, ये कहाँ से कमाएगा, ये दोबारा कैसे खा पाएगा। तो इन्होंने वो जो अपनी 3 रोटियां थी, इसे इसे दे दी, एक एक करके वो 3 रोटियां इसे दे दी, और नदी का पानी पिया, वो बेचारा तृप्त होकर चला गया। अब इस व्यक्ति की जो ये छोटा सा दान है, हमें लगता है इसने क्या किया, 3 रोटी में क्या होता है, होता कुछ नहीं। लेकिन वो 3 रोटी उस समय इसकी टोटल प्रॉपर्टी 3 रोटी थी। अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी और के भले के लिए, किसी और के दुख को दूर करने के लिए इस व्यक्ति ने जब दी,
तो प्रकृति ने, नेचर ने, परमात्मा ने इसको अगला जन्म जो दिया वो एक राजा का दिया। अब ये सोचने की बात है, पर यानी इस व्यक्ति के अंदर इतना भाव है कि इसको अगर कुछ दिया जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करके संसार को लौटा देगा। तो जो वाह। आपको दिया जा रहा है, आप उसको अगर लौटा देते हो संसार को, अपने उस टैलेंट से, अपने उस गुण से, अपनी उस अच्छाई से दूसरों की सेवा करते हो, तो परमात्मा आपको वो चीज भर भर के देता है। यही इनके साथ हुआ, भर भर के इनको मिला है। उसके बाद जब अगला जीवन में जब ये राजा बने, इन्होंने उस जीवन में भी खूब दान किया। जो इनके पास होता था, कोई व्यक्ति इनके द्वार से खाली नहीं लौटता था। अब वो चीज, वो जो गुण परमात्मा ने इनको दिया और बढ़ गया और मल्टीप्लाई हो गया। अब ये उसी सीक्वेंस में चलते चलते आज ये काइंड ऑफ किंग ही तो है, काइंड ऑफ किंग ही तो है, जो पूरे फुल फ्लैग। अब कोई इनको कहे कि नहीं नहीं, इनके प्रति कोई बुरे भाव रखे, जो मर्जी रख लो भाई, आज आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सोचने का मतलब यह है कि लेकिन वो पहुंचे कैसे इस मुकाम तक, मैं उस बेस को लेकर चला हूं, जब इन्होंने अपने गुणों के द्वारा, अपनी चीजों के द्वारा दूसरों की सेवा करने का मन में भाव उठाया। जैसे इन्होंने ये भाव उठाया कि मैं तो खा ही लूंगा, मैं तो कहीं ना कहीं से कमा लूंगा, इसको कैसे मिलेगा, जैसे इन्होंने ये देने का भाव किया, वो चीज मल्टीप्लाई कर दी गई। बस यही कुदरत का सिद्धांत है कि जो जितना देगा, जिस चीज को भी देगा, वो चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। दुख, अगर खुशियां बांटेगा तो खुशियां मल्टीप्लाई होकर मिलेंगी, दुख बांटेगा दुख मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे। इस तरह से जो भी चीज देगा वो उसको मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। मैंने किसी एक लड़की का पास्ट लाइफ देखा इस जीवन में, उसने मेरे को बोला कि मुझे बार बार चीटिंग मिलती है, बार बार मुझे हर रिश्ता ऐसा मिलता है जैसे ये लोग मेरा यूज करने आए हैं, मेरी बॉडी का, मेरे शरीर का, मेरी इमोशंस का यूज करते हैं सब लोग। अब किसी को भी लगेगा तो बहुत बुरा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमने इसका पास्ट देखा तो पता चला कि ये लड़की जो आज बिल्कुल सॉफ्ट सी, सोबर सी दिखती है, ये पास्ट लाइफ में एक काउबॉय थी। यूरोप में एक काउबॉय थी, बहुत ही सुंदर सजीला सा नौजवान, मतलब ये एक हैंडसम सा मतलब पुरुष थी, पुरुष फॉर्म में। तब इसने उस फॉर्म में, जब ये बहुत सुंदर हुआ करती थी मेल फॉर्म में, इसने बहुत बहुत लड़कियों को चीट किया। बहुत लड़कियां इसके ऊपर फिदा होती थी, इसके रूप की वजह से, सुंदर वो था। लेकिन इसने अनेक 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 लड़कियों का केवल केवल शारीरिक फायदा उठाया। कुदरत का समय बदला, आज यही लड़का लड़की बनकर आ गया। वही लोग जिनको इसने चीट किया था, आज इसके जीवन में वो लड़के बनकर आ रहे हैं। और फिर अब इसके साथ जब खेल होता है तो ये दुखी होती है, परेशान होती है कि सब लोग मेरा यूज करते हैं, सब लोग बहुत बुरे हैं। अब लोग बुरे हैं या ये बुरी है, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। अर्थात तो जो दिया, जैसा दिया, वो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। जी। तो संजीव जी, ये जो देखा, ये उन्होंने खुद देखा, उस लड़की ने खुद देखी अपने पास्ट लाइफ हाँ रिग्रेशन जी। में, आप उसको हाँ लेकर गए? हाँ जी। पास्ट लाइफ में दोनों तरीके पॉसिबल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद से चला जा सके तो ये बेस्ट होता है। हम भी कोशिश करते हैं कि कोई खुद से ही जा सके। किसी कारण से ना जा पाए तो एक प्रॉक्सी पास्ट लाइफ का कंसेप्ट भी होता है, जब हम किसी और को परमिशन लेकर उसमें ले जाते हैं और वहां से उसको, उसका जो भी पास्ट है उसको दिखाते हैं। ये भी पॉसिबल होता है। ऐसे इसी जो केस था उन्होंने ही देखा था। अच्छा, तो जो मुकेश अंबानी का आपने देखा, तो आपने उनको बताया? बता तो नहीं सका ये मैंने अच्छा। अपनी क्यूरोसिटी के लिए पूछा था यूनिवर्स से कि कोई व्यक्ति, क्योंकि लोग सवाल करते हैं ना जी जी कि जी जी। हम अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं हुए। हाँ हाँ। राइट, सवाल तो वैलिड है। बट जब हाँ हम सवाल करते हैं तो बात करते हैं कि क्या तुम सच में अगर उस स्थिति में होते जहां तुम्हारे पास अपने सर्वाइवल के लिए केवल 3 रोटी हैं, क्या तुम उस रोटी में से एक रोटी भी दे सकते हो? हम्म। अगर हाँ, तो फिर तुम सोच सकते हो कि तुम भी कभी ऐसी जगह पर पैदा हो सकते हो। व्हाई नॉट? क्योंकि लोग सवाल करते हैं ना। दूसरे पर सवाल उठा देना बहुत आसान है, लेकिन अपने जीवन में किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो ठीक उनके जीवन में जब ये देखा गया तो पता चला कि ये कुछ और ही है। ठीक। तो आप जो है, अब आप दूसरों का जो है वो भी देख सकते हैं। तो दूसरों की अगर मैं आप पूछूं कि कितने लोगों की आपने देखी है, एक तो ये है ना कि आप दूसरे लोगों को रिग्रेशन करते हैं, उनको दिखाते हैं, लेकिन आपने खुद कितने लोगों की देख रखी है पास्ट लाइफ? तो बता पाएंगे आप कितना देख रखा देखो, है? मैंने लगभग टोटल, अगर मैं अपने लेवल पर कहूँ तो मैंने 30,000 से ज्यादा लोगों के पास लाइव देखे हैं अपने लेवल अच्छा। पर। 6,000 लोगों को तो हम लेकर गए हैं ट्रांस में ले जाकर, वो उनको दिखाया हमने। और बाकी टोटल लेवल पर कहूँ तो 30,000 से ज्यादा हम पास्ट लाइफ लोगों के देख चुके हैं। तो लोग आते हैं ज्यादा अपनी क्या सिंपल मुश्किल प्रॉब्लम है? लेकर। जी। ज्यादा क्या मुश्किल है, लोगों को ट्रांस में लेकर जाना या खुद उनका देख लेना? नहीं, लोगों को ले जाना मुश्किल है।
ज्यादा मुश्किल, अच्छा, उसकी जो क्योंकि उनका चांसेस वो है वो लेवल नहीं कम है। होता। राइट, हाँ। हर व्यक्ति उतना रिलैक्स नहीं होता। सबसे बड़ी बात है पास्ट में ले जाने के लिए जो प्री कंडीशन है कि वो व्यक्ति रिलैक्स हो जाना चाहिए। लोग रिलैक्स ही नहीं होते, एक्साइटेड, इतनी एक्साइटमेंट आ रहा, लेट मी सी क्या दिखाई देगा, वो इसी एक्साइटमेंट में उनको, क्योंकि एक जो पास्ट लाइफ में ले जाने का जो प्रोसेस है ना, वो एक तरीके से नींद में जाने का प्रोसेस है। अब कोई व्यक्ति अगर एक्साइटेड होगा तो नींद कैसे आएगी उसे? वो यही समस्या होती है, ना वो नींद में जा पाते ढंग से, या वो पूरे सो जाते हैं, या फिर पूरी तरह जागते रहते हैं। एक ऐसी बीच की स्थिति होती है जहां पर वो ड्रीमी सी स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिससे हम पास्ट लाइफ में उनको लेकर जाते हैं। तो उसके लिए एक प्री कंडीशन है। अगर कोई व्यक्ति इतनी तैयारी के साथ आए तो जरूर देख सकता है, अदरवाइज उसके पास्ट लाइफ में ले जाने के चांसेस 30 to 40% ही होते हैं। बाकी सब केसेस में हमें ही उनको ले जाकर देखना पड़ता है, मतलब अपने तरीके से। ठीक, तो ये जो ट्रांस में, जिस तरह आपने कहा कि वो इस सिचुएशन में एक ट्रांस में उसको ले जाना या उसका होना चाहिए, इसके लिए कनेक्शन की ज़रूरत होती है कि आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन होना चाहिए। नहीं, इतना किन ज़रूरी नहीं। नहीं, अच्छा, इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अच्छा, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसमें सिर्फ़ आपका रिलैक्स होना ज़रूरी है। कोई व्यक्ति अच्छा, अगर उसकी थोड़ी इमेजिनेशन ठीक-ठाक सी है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिंपली किसी को बोल रहा हूँ कि सामने देखिए आपके, कैन यू इमेजिन कि आपके सामने एक सूरज उदय हो रहा है, सनराइज़ हो रहा है। कैन यू इमेजिन द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द सन राइज़िंग? बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये भी नहीं देख पाते। हालाँकि लगेगा आपको बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इतना आसान नहीं है। जब हम वाइब्रेंट कलर्स की बात करते हैं तो लोग उतना भी नहीं देख पाते, कंसंट्रेशन नहीं है उनकी, एकाग्रता नहीं है। हुँ, हुँ, इसीलिए थोड़ी-सी इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसके लिए हम योग निद्रा का सहारा लेते हैं। योग निद्रा इंडियन ट्रेडिशन में एक एक अपनी भाषा में हम कहें तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करके एक प्रोसेस होता है। बड़ा फेमस प्रोसेस है, नेट पे देखेंगे तो बड़ा विस्तार से इसको एक्सप्लेन किया गया है। हमारे इंडिया में इसे योग निद्रा के नाम से जाना जाता था। तो उसके अगर देखेंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारे वो मिल जाएँगे कि ऐसा पॉसिबल है, देख पाना पॉसिबल। अगर आप कोई व्यक्ति अच्छे से रिलैक्स हो सकता है, तो अपना पास्ट भी ज़रूर देख सकता है। लेकिन क्या आपका कनेक्शन है, जैसे कहते हैं ना कि देवी-देवताओं के साथ या स्पिरिचुअल एक कनेक्शन होना है, उस लेवल तक पहुँचना जो हम अभी वाइब्रेशंस की बात कर रहे थे, इसके लिए एक कनेक्ट होना कहीं पर, ये भी तो नहीं, बात वो की जाती है देखो, ना? ये उन लोगों के लिए ज़रूरी तो नहीं कि जो पास्ट के लिए आ रहे हैं, लेकिन इन जनरल यस, ये बात सही है कि हमारा कनेक्शन है। देखो, जब हम अपने मेडिटेशन करते हैं, मैं अपने गुरुदेव की कृपा से हम लोग मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन में हम बहुत सी चीज़ें देख पाते हैं, फ्यूचरिस्टिक चीज़ें भी देख पाते हैं। तो ये कनेक्शन हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसको लेकर जाना है उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बट वो बंदा थोड़ा सरेंडर ही कर दे तो वो हो जाता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे लेवल पर हम डेफ़िनिटली बना पाते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग मेडिटेशन करने वाले लोग हैं। हम पूरी सभी देवी-देवताओं से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और मैं अपने गुरुदेव की कृपा से हम एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं, आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल भी करते हैं। शरीर से बाहर अच्छा, निकलने की हमने यात्रा बहुत बार करी है। हाँ जी। आपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया हुआ है? हाँ, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया हुआ है, एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। और अपने एक्सपीरियंसेस के बल पे ही हमने बहुत बार, बहुत सारी वीडियो में हमने डिटेल में बताया हुआ है। जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स के ऊपर हमने पूरा उसको वंडर करके पूरा देखा था कि क्या है इसके अंदर, एनर्जी कैसी है यहाँ की। और हमने कैलाश के ऊपर भी हमने वहाँ की उसकी ऊर्जा को फील करके देखा। अलग-अलग जगहों की हमने और ये यात्राएँ करी। सबसे पावरफुल एनर्जी इस अर्थ पर अगर कहीं है तो वो कैलाश माउंटेन पर है। तो अच्छा, क्या भगवान शिव देखा का आपने? वो स्थान है। थोड़ा-सा हमें बताइए उस बारे में। बहुत ही गजब की एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। मतलब एक सामान्य इंसान के लिए, मतलब वो समझो कि अगर कोई अगर वो 220 वोल्ट का हम लोग हम बोलते हैं, तो वहाँ समझो कि कुछ 20,000 वोल्ट का झटका है। इतनी हाई एनर्जी में अगर छोड़ दिया जाए किसी व्यक्ति को तो उसकी क्या हालत होगी। एक ऐसी ऐसी हाई एनर्जी है। पहली बात तो उस जगह पर कॉन्सेंट्रेट करना ही पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब आप आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल करते हो, शरीर से बाहर की यात्रा करते हो, तो आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि आपकी जो कॉन्शसनेस का अपना जो खुद का लेवल है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। हमने ऐसे 4 लोगों ने मिलके ट्राई किया था। हम जो निकलने की कोशिश कर रहे थे, हमने 4 लोगों ने मिलके ट्राई किया। और ये एक आध दिन की बात नहीं, इसमें महीनों की साधना लगती है। इसमें महीने लगते हैं जब आप एक एस्ट्रल ट्रैवल की वो कर पाते हो। बहुत से लोग तो डर जाते हैं, बाहर निकलते ही उनके मन में इतना डर पैदा हो जाता है कि वो डर के वापस शरीर में एंटर कर जाते हैं, वो जा ही नहीं पाते। हम भी जब गए तो बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, एकदम से नहीं होता। लेकिन चलो जो भी हुआ उसमें था कि जब हम कैलाश की तरफ गए, मतलब हम लोगों ने अपने माइंड से अब जैसे आप आउट ऑफ बॉडी जाते हो ना,
आप मन की गति से काम करते हो, मतलब इफ यू थिंक अबाउट सम प्लेस एंड यू रीच देयर, इट्स काइंड ऑफ टेलीपैथी, इट जस्ट गोज देयर। तो आपकी कॉन्शियसनेस अपने आप वहां पर पहुंचने शुरू कर देती है। हमने जब वो यात्रा करी, हम जहां से हम कैलाश पर पहुंचे, तो कैलाश से भी बहुत दूरी पर इतनी जबरदस्त एनर्जी का फ्लो था कि जैसे चारों तरफ एक शील्ड थी, एक प्रोटेक्शन शील्ड थी व्हाइट कलर की, और उसके साथ एक ब्लू शेड में कुछ ऐसा ऐसे शील्ड बनी हुई थी, और एक बहुत बड़ा सा जो शिवलिंग है वो एनर्जी की फॉर्म में वहां पर मौजूद है। इतना हाई एनर्जी है, इतनी हाई एनर्जी है कि अपने आप को उस एनर्जी जोन में खड़े रख पाना भी आसान नहीं था। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और जैसे हमने उसके उनके उस सेफ जोन में हमने एंटर करने की कोशिश करी, इतनी पावर से झटका लगा कि हम बहुत दूर जाके पड़े, और हम वहां से हमें वार्निंग दी गई कि तुम यहाँ आए कैसे, हाउ डेयर यू कम टू दिस प्लेस, इतनी हाई एनर्जी जोन के लिए अभी आप एलिजिबल नहीं हो, अपने आप को और तैयार करो, अगली बार अगर आना तो अपने गुरु जी को साथ लेकर आना। तो ऐसा वार्निंग देके हमें पहली बार तो छोड़ दिया गया। हमने प्रणाम किया, माथा टेका, मानसिक रूप से नमस्कार किया और लौट आए। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम गए तो अपने गुरुदेव को साथ लेकर गए, मानसिक रूप से प्रार्थना करी कि गुरुदेव इस एस्ट्रल जर्नी में हमारा साथ दीजिए। तो मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जी वो साथ गए, और जब गुरुदेव साथ गए तब हम एक्चुअली देख पाए कि वहां पर क्या होता है। क्योंकि गुरुदेव की ऊर्जा जो थी ना, वो जैसे शिवलिंग की एनर्जी है वैसे गुरुदेव की एनर्जी उतनी, और उससे भी मैं कहूँ तो ज्यादा पावरफुल थी। क्योंकि इनकी एनर्जी के सामने, शिवलिंग के सामने जैसे पहुंचे तो वहां सब शांत हुआ। फिर हमारी उस रेंज में आया कि हम उन्हें देख पाए। मैं उस शिवलिंग की शेप में भगवान शिव की आकृति को, मतलब उनकी जो एक शेप जैसी अप्रोक्सीमेट, वो फील कर पाया। और फिर मुझे उनकी बात सुनाई देने लगी, गुरुदेव से जैसे वो बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जैसे गुरुदेव का स्वागत किया, हमने तो उनका दंडवत प्रणाम करी, उनके आगे माथा टेका और प्रार्थना करी कि प्रभु हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर दीजिए, हम पिछली बार आए थे तो गलती से हम यहाँ पर। तो भगवान शिव की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गई, और उन्होंने बहुत सारी बातें समझाई कि धरती पर जाकर किस तरीके से लोगों के बीच में जो लोग भटक रहे हैं उनको रास्ता दिखाने का प्रोसेस जो है हम सबको मिलकर करना है। अर्थ की कॉन्शियसनेस पर काम करना है, हमें अपनी कॉन्शियसनेस को उठाने पर काम करना है। ऐसी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन वहां से दी गई, और बहुत सारी ब्लेसिंग देने के साथ ही उन्होंने वहां की बहुत सारी चीजें दिखाई, और फिर हम वापस लौट कर आए। तो जो सबसे बड़ी बात वहां की थी कि जो शिवलिंग, जो भगवान शिव का जो रूप है वो इतना हाई एनर्जी से है, इतनी हाई एनर्जी से है, मतलब एक टक हमारी आंखें देख भी नहीं सकती आंतरिक जोन में उनको। तो बहुत हाई एनर्जी थी। और मेरे ख्याल से सभी को कभी ना कभी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। जीते जी अगर हम कुछ ऐसा कर सके तो ये बहुत बड़ी चीज होगी, अगर हमें कर पाए तो। जबरदस्त। अच्छा संजीव जी, क्योंकि अब आपने कैलाश माउंटेन की बात की, हम क्योंकि अभी महाकुंभ भी हो रहा है, तो उसमें आपको पता है, जाहिर है कि आप तो खैर वहां पे जाते भी होंगे, और जो साधु नागास आते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि साल में एक दफा, साल में नहीं, यानी जब जब जितने साल के बाद कुंभ होता है वो वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। कहते हैं कि वो गुफाओं में, वो पहाड़ों पे रहते हैं। तो सोचने की बात ये है कि बड़ी हैरानी की बात है कि वो बगैर खाए पिए इतना पूरी जिंदगी अपनी पहाड़ों पर कैसे गुजारते हैं, और ये भी उनके ऊपर कोई वो नहीं है, कोई वो लागू कर दिया गया रूल कि वो वहीं पे रहें, उनको जबरदस्ती कोई कर रहा है, वो आकर अपनी आम लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन नहीं गुजारते। वो क्या चीज है जो उनको वहां पे जिंदा रखती है उस सिचुएशन में, और उनको उसमें इतना मजा भी आता है कि वो वापस अपनी लाइफ में भी नहीं आते? देखिए, सबसे बड़ा खेल था एनर्जी लेवल का है यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये लोग अपने आप को आम पब्लिक से दूर रखने का प्रयास करते हैं जहां तक संभव हो सके। तो दे ट्राई टू हाइड अवे फ्रॉम द पब्लिक, बिकॉज उनका जो अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत हाई है। ऐसा इंसान अगर आपके पास से भी निकल जाए ना, तो एक सामान्य इंसान अंदर से हिल जाएगा बुरी तरह से। उसके उसके अंदर जो उसकी सोच है ना, सोच बदल जाएगी। हमने ऐसे लोगों के समीप बैठकर देखा है, हम इनसे मिले हैं, हम इनके पास बैठे हैं, इनकी ऊर्जा को फील करके देखा है। और इन लोगों से मतलब अच्छा खासा परिचय है। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये इतने हाई एनर्जी जोन वाले लोग होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर ये पास से निकल भी जाए ना, तो आप अपने विचारों में सामान्य इंसान की तरह नहीं सोच सकते उसके बाद। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। इनकी कॉन्शियसनेस का लेवल इतना हाई है। बट एट द सेम टाइम इनको खुद को भी अपनी एनर्जी को प्रिजर्व रखने के लिए लोगों से इंटरेक्शन मिनिमाइज करना होता है। ये लोग आते हैं उस जगह पर, क्योंकि वहां एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, गंगा यमुना और
सरस्वती माँ का जो संगम है, जो स्थान है, त्रिवेणी जिसे बोलते हैं, वो एक ऐसा पावरफुल प्लेस है। उस प्लेस पर जो ये घटना घटती है, जो भी आफ्टर 12 सालों के बाद, वो इस बार जो हो रही है वो 144 ईयर्स के बाद ये घटना हो रही है कि इतनी हाई एनर्जी वहां पर होती है उस जगह पर। तो उस जगह का स्नान का जो नहाने का जो महत्व है वो बहुत हाई है, इसलिए लोग सिर्फ उसी पर्पज के लिए वहां पर आते हैं और फिर अपने अपनी जगह पर लौट जाते हैं। वास्तव में ये लोग क्या करते हैं, देखो, अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल करते हैं, जिसमें हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो ये सबसे पहले पृथ्वी जल तत्व को कंट्रोल करते हैं, मतलब अपने अंदर कंट्रोल करते हैं इन तत्वों को। कंट्रोल करने से क्या होता है, फिर आपको भूख वैसे नहीं लगती जैसे हम इंसानों को भूख लगती है, तो इनको भूख वैसे नहीं लगती। तो ये अपने उसी, मतलब ये थोड़ी सी हवा या थोड़ी सी देर के लिए धूप लेकर भी जी सकते हैं। इस बात के तो बहुत सारे प्रूफ हैं। जो जो लोग ऐसे हैं जो केवल सूरज की 10 मिनट की धूप लेकर भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, केवल पानी पीकर भी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। इनके लिए तो नासा ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। इंडिया के बहुत फेमस 3-4 लोगों के बारे में बात हो रही है, और उन्होंने तो बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं अपने शरीर को इतना ज्यादा ताकतवर बना लेते हैं, इतना हैबिचुअल बना लेते हैं कि ये उन डिफिकल्ट कंडीशन में भी रह पाए, जहां पर सामान्य लोगों के लिए अब इतनी कड़कती ठंड में, अभी भी देखिए, चलो ज्यादा नहीं तो वहां पर टेम्परेचर मतलब 8-9 डिग्री के करीब टेम्परेचर है प्रयागराज में इस समय में। और उस जगह पर ये लोग, मतलब पूरा शरीर इनका ऐसे ओपन होता है और ऐसे घूम रहे होते हैं। कोई मजाक नहीं है, सामान्य इंसान के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है ये। अच्छा इंसान खड़ा कांप रहा होता है वहां पर, और वो लोग, ये लोग बड़े बिल्कुल आराम से रह रहे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो इन्होंने अपने शरीर को, यानी कि इंसान के शरीर की लिमिट ये नहीं है जो हमने बना रखी है। हमें लगता है कि जब तक हमारे ऊपर 2-4 कंबल ना पड़े हों, 10-12 डिग्री 8-9 डिग्री टेम्परेचर में, तो मतलब हम बिल्कुल ठंड में ठिठुर रहे होंगे, ऐसा होगा। ये हमारी सोच है। इन्होंने अपने शरीर को उससे भी ऊपर उठा रखा है, यानी कि कॉन्शियसनेस का लेवल इतना हाई है कि इनके लिए शरीर की जो लिमिट्स है वो मैटर नहीं करती। डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है, कभी ना कभी इन ये उस साइंस में उस लेवल पर जी रहे हैं जहां इंसान को आज से एक लंबा समय लग जाएगा जब इंसान वहां तक पहुंच पाएगा। इसके लिए हम सबको हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल जो है ना ऊंचा उठाने की प्रयास करना चाहिए। संजीव मलिक जी, आपके पास इल्म तो इतना है, नॉलेज इतनी है कि कई घंटे भी लग जाएं तो हम बहुत सारे ऐसे भी एंगल्स, ऐसे टॉपिक्स जिस पे आप काम कर रहे हैं, अभी जितने हमने डिस्कस किए, इस पे भी बहुत ज्यादा और बात हो सकती है। लेकिन यकीनन किसी और नशिस्त में, एक और सिटिंग में हम उस पे भी बात करेंगे। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी पहली बार मुझसे इंटरेक्शन हो रहा है मेरा ऑरा देखकर या कोई मेरी आपको पास्ट लाइफ नजर आ रही है, तो प्लीज जरा बताइएगा थोड़ा सा। आपके पास्ट तो एकदम से मैं नहीं देख सकता क्योंकि उसमें टाइम लगता है, लेकिन आपने जो, जितना मैं आपके बारे में समझ पा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सी चीज़ों को, बहुत सारे बैरियर्स को आपने क्रॉस किया है, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी तकलीफों को आपने बहुत ज़्यादा झेला है, तब आपने एक लिमिट के बाद, एक समय के बाद अपने आप को निखारा है, अपने अपनी पर्सनैलिटी को। लेकिन अभी भी आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं, जो चीज़ें अटकी हुई हैं, जो बात बिल्कुल क्लियर, मतलब एकदम 100% क्लियर नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों को आपको अपने ऊपर, खुद के ऊपर बहुत सारा काम करना है। कहीं न कहीं जिसे हम सेल्फ लव कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, सेल्फ एस्टीम कहते हैं, इसको और ज़्यादा काम करने की अभी ज़रूरत है, पेंडिंग है। इमोशनल ब्लॉकेजेस कुछ हैं जिन पर आपको शायद काम करना चाहिए, जितनी मैं देख पा रहा हूँ। बाकी बहुत सी बातें हो सकती हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम किसी की बहुत पर्सनल लेवल पर तो नहीं जाते, लेकिन हाँ, कुछ इमोशनल ब्लॉकेज जो दिखाई पड़ते हैं सीधे आपके ऑरा से, तो वो हम देख सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कुछ बातें देख पाना। और कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर जो बहुत अच्छी हैं, जो आपके, जिस पर आपने बहुत खुद को निखारा है, बहुत अपनी पर्सनैलिटी पर काम किया है। जैसे आपका थ्रॉट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, हार्ट चक्र बीच के लेवल पर है, मतलब 60-70% तक एक्टिव है, 100 नहीं है। आपको उस पर काम करना है। और आपका जो, अगर चक्र कहूँ तो मणिपुर चक्र जो नाभि के पास होता है, इस चक्र पर आपको भी अभी काम करना पेंडिंग है। बहुत अच्छे से निखारा नहीं गया है, इस पर काम करना है। यहाँ और इससे ऊपर की यात्रा आपकी अच्छी है, मतलब यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत हाई है। तो कहीं न कहीं आपको नीचे के चक्रों पर अभी भी थोड़ा काम करना है, अपने जो शायद कुछ फ़ियर्स होंगे उसको आपको ओवरकम करना है। और बाकी जो अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है वो इतना ही है। और जो चीज़ जो आपने स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल सच में काबिले तारीफ़ है। वाह! अच्छी, आपने जो है, मुझे ये बात अभी पता चली कि
आप ऊपर के चक्कर जो हैं उस पे काम वो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन मैं समझती थी कि जब तक आपके आपके नीचे के चक्कर यानी 1 बाय 1 होता है और फिर आप पहुंचते हैं, लेकिन अब मुझे ये पता चला कि नहीं, इस तरह भी हो सकता है। जैसे आपने कहा कि मेरे जो ये वाले चक्कर हैं ये बेहतर हैं, उन पे जी। काम करने की जरूरत है। अच्छा, जबरदस्त। संजीव मलिक जी, धन्यवाद एक बार फिर, थैंक्स अ लॉट कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला अपने बहुत ही कीमती वक्त में से। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन संजीव जी। थैंक यू जी। थैंक यू। नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।